हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की हम जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हम ज़्यादा रिकॉर्ड लॉन्ग आपके वीडियो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। 15-20 मिनट या 25-30 मिनट का क्लास है वो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हमारा फोकस रहेगा कि हम जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी मेन की फैक्ट है उनको अच्छे से कवर कर लें। तो जो भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग फैक्ट होंगे उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसको अदर जो पॉइंट है उनको भी ध्यान में रखते हुए अपनी क्वेश्चन की जो सीरीज़ है इसकी हम आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। होप आप सभी को ये क्लास काफ़ी अच्छी लगेंगी और उम्मीद है आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल ये क्लास रहने वाली है। तो हमारे इसी मोटिव को मद्देनज़र रखते हुए हम हमारी आज की क्लास है इसकी स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कौन कौन से हमें यहाँ पर क्वेश्चन है वो देखने मिलते हैं। तो आपसे फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो है सही रोग से संबंधित विभिन्न कथन दिए गए हैं और उनमें से आपको असत्य कथन है इसका चयन करना है। तो फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना होता है कि सत्य पूछा जा रहा है या असत्य। तो असत्य कथन है इसका चयन करना है। 3 सत्य दिए हुए हैं और एक है वो रोग दिया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट कथन कहता है ये दुनिया का सबसे संक्रामक और प्राणघातक रोग है। सेकेंड कथन दिया है SDG विकास लक्ष्य 3 है उसमें TB का उल्लेख है। सी ऑप्शन कहता है हवा से प्रसारित होने वाला रोग है। और डी कहता है भारत ने 2030 तक TB उन्मूलन का लक्ष्य है वो रखा है। तो नहीं 2030 तक नहीं रखा, भारत ने जो TB उन्मूलन का लक्ष्य रखा है वो 2025 तक है। तो इसी को देखते हुए ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इसके रिगार्डिंग अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो आपको देखने मिलेगा। फर्स्ट तो हम इसमें जो आंसर की दी हुई है वही डिस्कस कर लेते हैं एंड देन कोई अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा तो उसको भी हम देख लेंगे। जैसे SDG लक्ष्य 3.3 है उसमें 2030 तक TB महामारी को समाप्त करना शामिल है। तो जो SDG लक्ष्य है उसमें 2030 तक का टारगेट रखा है, इंडिया ने तो 2025 ही रखा है। सेकंड जो कथन यहाँ पर कवर किया गया वह है TB हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो TB हवा के माध्यम से है वो फैलता है, ये भी कथन सत्य है। भारत ने 2025 तक TB उन्मूलन है उसका टारगेट रखा है, इस वजह से जो डी ऑप्शन था वो गलत था। और TB दुनिया का सबसे घातक संक्रामक बीमारी है वो आपको देखने मिलेगी। तो अब इस TB के रिगार्डिंग कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो यहाँ पर डिस्कस नहीं किए गए हैं, जिनमें आपको देखने मिलेगा कि TB के रिगार्डिंग जो ऑफिशियल नाम आपको एक देखने मिलता है जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसकी बैक्टीरिया में आपको एक वर्ड याद रखना है ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो TB उस बैक्टीरिया से ये होता है और इसे प्लूरेसी रोग है। इससे जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसे प्लूरेसी रोग होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस या फिर तपेदिक या फिर इसे क्या कहा जाता है क्षय रोग, या फिर इसका एक नाम और भी आपको देखने मिलेगा यक्ष्मा रोग। यक्ष्मा रोग है वो भी इसी को कहा जाता है। इसे रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा क्या चलाया जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है RNTCP। इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा RNTCP यानी कि जो रिवाइज्ड नेशनल आपके ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है ये चलाया जा रहा है। RNTCP की फुल फॉर्म क्या है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म आपको देखने मिलेगी। बैक्टीरिया कौन सा था, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसके रिमूवल के लिए इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट कितना है 2025 तक, वही 2030 तक का किसका था, SDG 3.3 का। SDG में जब हम टारगेट देखते हो तो SDG का जो टारगेट 3 है वो हेल्थ की बात करता है। टारगेट 3 किसकी बात करता है, हेल्थ की बात करता है। सेकंड था वो पोषण की बात कर रहा था, गरीबी वगैरह हटाने के रिगार्डिंग। फर्स्ट गरीबी, सेकंड जो पोषण वगैरह है उसकी, थर्ड आपके हेल्थ की, और फोर्थ करता है एजुकेशन की, फिफ्थ करता है जेंडर इक्वलिटी की। तो जो थर्ड वाला है उसमें 2030 तक का टारगेट है वो TB का रिमूवल का रखा है इंडिया ने 2025, ये याद रखना है। इसके अलावा हमें इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है, इसकी जो डायग्नोसिस के जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम आपको याद रखना है। उसका नाम होता है मोन्टेक्स टेस्ट है वो इसकी जांच के लिए किया जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसके लिए जो प्लूरेसी होता है उसके लिए
मेनली मुख्यतः ये केस को प्रभावित करता है, आपके लंग्स को प्रभावित करेगा, जो ब्रेन होता है, बोन होता है, जॉइंट है, इनको इफेक्ट करता है। लंग्स में इसकी वजह से क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो प्लूरिस इसलिए वजह से कहते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या लगाया जाता है, कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, BCG का टीका है वो लगाया जाता है, BCG वैक्सीन है वो लगाई जाती है। बेसिलस किंग क्लेट क्यूरिन नाम होता है। BCG का फुल वर्ड नाम क्या होता है, बेसिलस क्लेटमेंट गुरिन। जो वैक्सीन है वो लगाते हैं। एक प्रकार की MDT होती है, मल्टी ड्रग थेरेपी होती है। 3 या 30 से अधिक जो भी एंटीबायोटिक्स है वो इसमें दिए जाते हैं। तो डोट्स है वो दिया जाता है। BCG में मेनली रूप से क्या दिया जाता है, डोट्स प्रोसेस है, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वाली जो ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है उसका यूज़ है वो किया जाता है। बॉन्टेक्स टेस्ट इसके लिए करेंगे। और खोज किसने की थी, सबसे पहले रॉबर्ट कोच है, उसके द्वारा इनकी खोज है वो की गई थी। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया है। TB क्या है, एक प्रकार का संक्रामक और प्राणघातक रोग होता है। STG जो टारगेट है 3, उसमें हेल्थ का विवरण दिया हुआ है, उसमें TB उन्मूलन का भी लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम TB है वो वर्ल्ड से रिमूव कर देंगे। इंडिया कितना है 2025 तक TB उन्मूलन का टारगेट रखता है। हवा के माध्यम से ये प्रसारित होने वाला रोग है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है H1N1 वायरस के रिगार्डिंग। तो इसमें H1N1 और एक वर्ड आपने सुना होगा H5N1। तो जो H1N1 है वो तो किसका है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C, स्वाइन फ्लू। जो H5N1 है वो किसका होता है, बर्ड फ्लू का। तो बर्ड फ्लू वाले में आपको याद रखना है H5N1, स्वाइन फ्लू में याद रखना है H1N1। इसके रिगार्डिंग जो आंसर की देख लेते हैं। H1N1 है वो स्वाइन फ्लू, सुअर, उनसे एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग है। किस प्रकार का श्वसन रोग है। और इन्फ्लुएंजा वायरस ए है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस है उससे के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा जो है उससे विषाणु दूषित सुअर या पर्यावरण के से संपर्क के माध्यम से मानव में संचरित होता है। खांसी, बुखार, गले में खराश और बहती हुई नाक, सिरदर्द जैसे लक्षण हैं वो इसमें देखे जा सकते हैं। वही H5N1 है वो कौन सा होता है, बर्ड फ्लू होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कवर किया गया है आपके कुछ रोग दिए गए हैं और उनमें से आपसे पूछा गया किसका उन्मूलन है वो भारत से हो चुका है। तो विभिन्न रोगों में से किसका उन्मूलन हो गया है, तो इसमें दिया गया है डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या फिर जापानी इंसिफ्लाइटिस। तो इसमें से जो स्मॉल पॉक्स है जिसे चेचक भी कहा जाता है, इसका उन्मूलन है वो इंडिया से हो चुका है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा प्लेग, कुष्ठ रोग, इनका भी भारत से उन्मूलन हो गया है। अभी अक्टूबर 2024 है, इसमें आपको देखने मिलेगा ट्रेकोमा जो बीमारी होती है, ट्रेकोमा जो बीमारी है उसका भी भारत से उन्मूलन हो चुका है। तो ट्रेकोमा का हो गया है, आपकी प्लेग है, कुष्ठ रोग है, स्मॉल पॉक्स है और इसके अलावा शायद लास्ट ईयर पे एक है उसका उन्मूलन हुआ था, कौन सी बीमारी थी वो। नेक्स्ट ईयर तो हम TB के उन्मूलन का टारगेट रखा है। लास्ट ईयर 2024 में हमने पोलियो, 2023 में हमने पोलियो से भी उन्मूलन है वो प्राप्ति की थी। 2023-24 के अराउंडिंग होनी चाहिए। क्रॉस चेक डेट और ईयर है वो क्रॉस चेक लेना, आई थिंक पोलियो है। ट्रिकोमा से हाल ही में हमने किया है, इससे पहले हमने प्लेग और कुष्ठ रोग और चेचक से उन्मूलन है वो इंडिया से हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अल्ट्रासाउंड वेव जो तरंग है उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है और इनके रिगार्डिंग विभिन्न कथन दिए गए हैं और उनमें से आपको असत्य कथन है इसका चयन करना है। अल्ट्रासाउंड तरंगों के रिगार्डिंग जो कथन दिया हुआ है उसमें बताया गया है कि दुर्गम स्थानों पर में स्थित भागों को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड बताया गया धातु में दरारें और त्रुटियों को पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। थर्ड बताया गया है इकोकार्डियो और सोनोग्राफी में प्रयुक्त, या फोर्थ बताया गया मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवि प्राप्त करने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है। तो जो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना गया है वो ऑप्शन सी है, इकोकार्डियो और सोनोग्राफी में यूज। अल्ट्रासाउंड के यूज आपको देखने मिलेंगे। तो जो अल्ट्रासाउंड वेव होती है उनका यूज आपको देखने को मिलेगा कि 20 से जो किलो हर्ट्ज है 20 हर्ट्ज होना चाहिए, के हर्ट्ज कैसे लिख रहा है, 20 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। अतः अल्ट्रासाउंड उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं। अल्ट्रासाउंड क्या होती है, देखिए एक आपने पहले हम देख लेते हैं साउंड वेव कितनी टाइप की होती है, उसके बाद में हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। साउंड वेव होती है आपकी 3 टाइप की होती है। साउंड वेव एक तो होती है आपकी 3 में, एक होती है इंफ्रासोनिक, सेकंड होती है आपकी सोनिक
और थर्ड होती है आपकी अल्ट्रासोनिक। थर्ड कौन सी होती है? अल्ट्रासोनिक होती है। जो इंफ्रासोनिक होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से भी कम की जो भी होती है साउंड वेव होती है उनको इंफ्रासोनिक में रखा जाता है। ये सर्वण ऑडिबल नहीं होती है और मेनली रूप से इनको जो भी आपके व्हील्स वगैरह हैं या फिर एलिफेंट वगैरह हैं वो इसको सुन सकते हैं। ह्यूमन है, मनुष्य है, वो इस इंफ्रासोनिक है, इसको नहीं सुन सकता है। और अर्थक्वेक के टाइम पर जो साउंड वेव उत्पन्न होती है वो भी कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक होती है। तो इंफ्रासोनिक है वो अर्थक्वेक के टाइम पर उत्पन्न होती है या फिर इनको मानव है वो सुन नहीं सकता। एलिफेंट वगैरह जो भी जानवर हैं, ये जो व्हेल्स मछली होती है, जो पिजन्स वगैरह हैं, वो इनको सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम होती है। सेकंड में आती है आपके सोनिक वाली जो साउंड वेव है वो आती है। सोनिक साउंड वेव है, इनकी फ्रीक्वेंसी रखी जाती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या फिर हम कहें 20 किलो हर्ट्ज के मध्य इनकी फ्रीक्वेंसी है वो रखी जाती है। ये सुनने युक्त होती है, ऑडिबल होती है ये। और थर्ड होती है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक है, उनकी होती है आपके 20,000 हर्ट्ज है, इससे भी अबव की इनकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी आपको देखने मिलेगी। अल्ट्रासोनिक में 20,000 से अबव इनकी क्या देखी जाती है? फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, इसलिए इनको भी मनुष्य नहीं सुन सकता। इंफ्रा को भी 20 हर्ट्ज से कम थी इसलिए नहीं सुन सकता था। चमगादड़ वगैरह है वो इसको सुन सकते हैं, कि इसको अल्ट्रासोनिक को सुन सकते हैं। डॉग वगैरह, डॉल्फिन वगैरह है, डॉग, डॉल्फिन, चमगादड़, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, वो इस प्रकार के अल्ट्रासोनिक है, इनको वेव को सुन सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो भी क्रिस्टल है, क्वार्ट्स वगैरह हैं, उनमें भी विद्युत धारा को प्रभावित करके इसे उत्पन्न है वो किया जाता है, किसको? अल्ट्रासोनिक को। तो विभिन्न जो भी क्रिस्टल है, क्वार्ट्स है, लेड जिरकोनेट है, लेड जिरकोनेट वगैरह जो भी हैं, उनमें विद्युत धारा को प्रभावित करके इससे उत्पन्न किया जा सकता है। और एक हमने देखी सोनिक वाली। इसके अलावा हमें आप जब ये इनकी यूज़ बात करते हो, आपको मेडिकल सेक्टर में इनका यूज़ देखने मिलेगा, सोनार सिस्टम में इनका यूज़ देखने मिलेगा, फोग को कम करने के लिए इनका यूज है वो देखने मिलता है। तो इस प्रकार के इनके यूज है वो आपको देखने मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं आपके आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट बताया गया अल्ट्रासाउंड के रिगार्डिंग, जो 20 किलो हर्ट्ज है उससे अधिक आवृत्ति की जो भी वेव होती हैं उनको अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड वेव है वो कहा जाता है। ये क्या होती है? उस आवृत्ति की तरंगें होती है। आमतौर पर अल्ट्रासाउंड का उपयोग उन हिस्सों को साफ करने के लिए किया जाता है जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है, जैसे कि आपके स्पाइरल ट्यूब है, विषम आकार के पुर्जे वगैरह हैं, इनको साफ करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का यूज़ है वो किया जाता है। सेकेंड, इनका यूज़ आपको देखने मिलेगा धातु ब्लॉक है उसमें दरार और त्रुटियों को पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड है इनका यूज है वो किया जाता है। तो धातु की दरार है उसमें त्रुटि पता करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो आपके अल्ट्रासाउंड है। थर्ड इसमें माना है अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनिक जो भी वेव है, अल्ट्रासोनिक तरंग है वो हृदय के विभिन्न हिस्सों से प्रतिबंधित करके हृदय की जो छवि है उसको बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। और इस तकनीक को क्या कहते हैं? इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। इकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासोनिक से जो मेडिकल सेक्टर में यूज किया जाता है, जो सोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी है उसमें इसका यूज है वो देखने मिलेगा। इसका अल्ट्रासोनिक का यूज है वो देखने मिलेगा, सोनोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में जो वेव है उसके माध्यम से हृदय के विभिन्न हिस्से हैं उनके प्रतिबिंब है वो तैयार किए जाते हैं, छवि तैयार की जाती है। एंड फोर ऑप्शन है किडनी से बनने वाली जो भी छोटी पत्रियाँ हैं उनके बारीक दानों को तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड है इसका यूज किया जाता है, और ये बाद में दाने हैं वो पेशाब के माध्यम से निकल जाते हैं। ये पथरी के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर की में कवर किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन। मधुमेह के संबंध में विभिन्न आपको कथन यहाँ पर देखने मिलेंगे डायबिटीज़ के रिगार्डिंग, और उनमें से आपको करेक्ट कथन है उसका चयन करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यह एक गैर संक्रामक रोग है।
टाइप 1 मधुमेह मुख्य रूप से किशोर अवस्था की जो भी आयु है उसमें पाया जाता है। टाइप 2 वाला इंसुलिन निर्माण शरीर में इंसुलिन का निर्माण होना बंद हो जाता है। टाइप 2 वाले में जब शरीर में इंसुलिन का निर्माण होना बंद हो जाता है तब इस प्रकार की घटना देखी जाती है। तो इसमें से आपको करेक्ट कथन का चयन करना है। तो इसमें आंसर माना है ऑप्शन ए, 1 और 2 है वो दोनों सही हैं और थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। इसके देखिए आंसर की देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि मधुमेह या फिर अग्नाशय मधुमेह या फिर जो आपकी पेनक्रिया है उसमें इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण मधुमेह रोग है वो होता है। यह तब होता है जब शरीर की जो भी सेल है वो इंसुलिन से प्रभावी रूप से क्रिया नहीं करे। इंसुलिन है उस जो आपके पेनक्रियाज से स्रावित होता है और वो अगर उसमें अगर कोई भी अपर्याप्तता है उन सेल्स में वो प्रभावी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो इस प्रकार की डायबिटीज़ की रोग है वो देखने मिलेगा। ये तो एक प्रकार का ये असंक्रामक डिजीज है वो देखने मिलेगा। जो सबसे पहले वाला हमने टीबी डिस्कस किया था क्वेश्चन में वो कैसा था, संक्रामक, और डायबिटीज़ कैसा है, असंक्रामक है। एक प्रकार की आपकी जीवन शैली से हम बता सकते हैं कि जीवन शैली से होने वाले रोग में भी ऐसे माना जाता है। मधुमेह मेलेटस शरीर में उत्पादित होने वाले इंसुलिन है उसका प्रभावी ढंग से उपयोग या प्रतिक्रिया करने में शरीर की अक्षमता और परिणाम स्वरूप रक्त संचरण है इसके स्तर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और मधुमेह जो मेलेटस है उसको आगे 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इंसुलिन के जो प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं करने की जो शरीर की अक्षमता होती, प्रभावी रूप से उपयोग नहीं करने की जो शरीर की क्षमता होती है या फिर शरीर पूरी तरह से उपयोग करने में इनकेपेबल होता है और उसकी वजह से जो ब्लड है उसमें शर्करा का स्तर है वो प्रभावी ढंग से कंट्रोल नहीं हो पाता। 2 टाइप देखने मिलेंगे, टाइप ए और टाइप 2। टाइप 1 में की जो मधुमेह है वो मधुमेह मेलेटस है वो मधुमेह मेलेटस टाइप 1 के रूप में इसे जाना जाता है और ये तभी होता है जब पेनक्रिया में अपर्याप्त रूप से इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहे। जो पर्याप्त रूप से इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता तो आपके कौन सा होता है, टाइप 1 वाला होता है। वही आनुवंशिक स्थिति है, सामान्यतः जीवन में हेल्थ जल्दी दिखाई देता है, अतः पिकअप 2 सही है। तो ये हमने आज के कुछ 5 क्वेश्चन है वो डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के पार्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम थोड़े कुछ अदर की फैक्ट भी हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं जिनमें आपके कौन से डिजीज़ है, जैसे कि कुछ डिजीज़ होते हैं आपके जन्मजात डिजीज़ होते हैं, कुछ आपके अर्जित डिजीज़ के रूप में आते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसी क्लास में। देखिए डिजीज है इनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम मान सकते हैं जो जन्मजात होते हैं, दूसरे होते हैं अर्जित रोग। जन्मजात या फिर हम कहें कि जो आपके क्या करें संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग जो एक से दूसरे में फैलते हैं, और दूसरे असंक्रामक जो फैलते नहीं है, केवल खुद की जीवन शैली है उससे ही प्रभावित होते हैं, असंक्रामक रोग है उसके रूप में नहीं जाना जाता है। तो जो असंक्रामक रोग है उन्हीं का एक हमने अभी हाल ही में क्वेश्चन में डिस्कस किया था, आपके डायबिटीज़ वाला, डायबिटीज़ मेलिटस जो सेकंड वाला है वो हमने डिस्कस किया था, जीवन शैली से होने वाला एक रोग था। इसके अलावा असंक्रामक रोग में आपको कौन से देखने मिलेंगे, जो आपकी विटामिन की कमी से होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी हो जाता है, रतौंधी या फिर जीरोफ्थेलमिया ये विटामिन ए की वजह से होता है। बी की वजह से आपके थायमीन या B1 की वजह से बेरीबेरी, B3 की वजह से प्लेगरा रोग जैसे 4D डिजीज़ के रूप में भी जाना जाता है। आपके B6 की वजह से एनीमिया हो जाता है, B12 की वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, B7 की जिसे बायोटिन के रूप में जाना जाता है, B7 से आपके हेयर फॉल डिजीज़ देखने मिलेगा। और इसके अलावा B9 से भी एनीमिया की बीमारी है वो देखने मिलती है। तो जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, या फिर हम कहें कि जो रोग आपके किससे प्रोटीन की कमी से होते हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से बच्चों में मेरास्मस या फिर कौन सी एक क्वासी या फिर डिजीज है वो देखने मिलती है। तो मेरास्मस जब बच्चे दुबले पतले देखने को मिलते हैं, या फिर क्वासी उनकी जो लीवर वाला फैट है वो बहुत अधिक बढ़ जाए, तो इस प्रकार की घटना आपको देखने मिलेगी, असंक्रामक डिजीज़ में आती है। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, या फिर जीवन शैली से होने वाले प्रभावित होने वाले रोग हैं, या फिर आपके हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होने वाले जो भी डिजीज़ हैं वो किस प्रकार के होते हैं, असंक्रामक डिजीज़ के रूप में आते हैं।
आपके कैंसर है जो रेडिएशन की वजह से केमिकल की वजह से जो कैंसर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, आपके असंक्रामक होते हैं। जो भी अल्जाइमर की जो बीमारी होती है जिसमें याददाश्त चली जाती है, तो इस प्रकार की बीमारी भी किस में आती है, आपके असंक्रामक डिजीज़ में आती है। अब हम देख लेते हैं संक्रामक डिजीज़ कौन होते हैं जो एक से दूसरे में फैलते हैं। मनुष्य टू मनुष्य या मनुष्य टू जानवर में जिस प्रकार के डिजीज़ फैलते हैं, या फिर जानवर से मनुष्य में जिस प्रकार के डिजीज़ फैलते हैं, उनको हम किस रूप में जानते हैं, आपके इनेट डिजीज यानी कि आपके इन्फेक्शन वाले डिजीज़ यानी कि संक्रामक डिजीज़ के रूप में इन्हें जानते हैं। जो संक्रामक डिजीज़ होती हैं उनमें कुछ होती है जन्मजात आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक में आप बता सकते हो जो आपके रक्त का थक्का बनने वाली थी ना, जिसे शाही रोग के रूप में जाना जाता है, टोकोफेरोल या फिर इस प्रकार का उसका नाम है, तो वो वाली आनुवंशिक डिजीज़ में आती है। इसके अलावा कौन कौन सी डिजीज़ होती है, इसके अलावा जो भी जितनी भी बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ है, जितनी भी वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़, जितने भी वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं, जितने भी प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ है, या फिर जितने भी फंगस की वजह से होने वाले डिजीज़ हैं, वो किस में आते हैं, आपके संक्रामक रोग में आते हैं। टच करने से या फिर वाटर वगैरह से या फिर आपके दूषित भोजन, हवा वगैरह हैं, इनके यूज़ की वजह से ये रोग है वो एक से दूसरे मनुष्य है उसमें फैलते हैं। और इसके अलावा मच्छर मक्खी है, उनकी वजह से भी ये डिजीज़ है वो फैलने को देखने को मिलते हैं। तो ये हमने डिस्कस किए हैं डिजीज़, जिसमें हमने देखे आपके संक्रामक और असंक्रामक, यानी कि आपके जो संक्रामक है, जो इन्फेक्टियस है, उनमें हमने जन्मजात और अर्जित देखे थे। असंक्रामक है जो नॉन कम्युनिकेबल है, एक बोलते हैं कम्युनिकेबल संक्रामक और एक होते हैं नॉन कम्युनिकेबल असंक्रामक। जो असंक्रामक में हमने देखा जो आपके विटामिन पोषण की वजह से है, प्रोटीन की वजह से है, या फिर जीवन शैली की वजह से होने वाले रोग हैं, वो इसमें देखने मिलते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने कुछ मेजर PYQ नहीं, टेस्ट पेपर और बीमारी वगैरह है इनके रिगार्डिंग डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने शॉर्ट क्लास है वो रिकॉर्ड की है 20-25 मिनट की ही। तो उम्मीद है आप सभी को काफ़ी अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।